हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारी आज वीडियो हो रही है, यहाँ पर हम लक्ष्मीकांत के बारे में बात कर रहे थे। लक्ष्मीकांत की जो हम शुरुआत कर चुके थे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पर जो हमारा पार्ट आता है वो फीचर्स आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो मेन या फिर मेजर या फिर साइलेंट फीचर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है या जो ये यूनिट है, यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर इसमें साइलेंट फीचर देखने वाले हैं पार्ट के अंदर। तो इसको हम कवर अप करेंगे 2 वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स को मैं अलग अलग तरीके से कई तरह से पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर यहाँ पर करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अभी ये फीचर के बारे में हम बात नहीं कर रहे, और सब बेसिक बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जानते ही हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर बन के पूरा हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 में ये लागू हो गया था। अब जनवरी का महीना आने वाला है, जनवरी का महीना आ चुका है। 1 तारीख आज है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि जो पब्लिश होगी कुछ दिन बाद ये पब्लिश करूँगा मैं इसको। एंड जो 26 नवंबर है, उस टाइम तक काफ़ी सारे प्रोविजंस को यहाँ पर लागू कर दिया गया था बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के। मगर सारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया गया था, ये बात हमें याद है, मालूम होती है हमेशा। और लागू क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस ने पहली बार 90 अपने लाहौर अधिवेशन के अंदर, सेशन के अंदर ऐलान करा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब दिन भी 26 जनवरी का था कि लोग भूल ना जाएं उस दिन को, इसलिए थोड़ा वेट करके बाद में इसको लागू करा गया था। यहाँ पर 64 लाख रुपए खर्च हुए थे इसके अंदर, संविधान बनने के अंदर। ठीक है, बात आती है यहाँ पर जो मुख्य किरदार किसने यहाँ पर रोल प्ले करा था, वो यहाँ पर करा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो हम शुरुआत करते हैं प्रियम्बल से। जब शुरुआत होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये इसमें पहला आता है यहाँ पर प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है यहाँ पर? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसको यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करा था 1946 में। ठीक है, बाद में इसको लास्ट के अंदर ही अडॉप्ट किया गया था यहाँ पर, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको अडॉप्ट करा था एज अ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या होता है? यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का है वो किस बारे में है, क्या कहता है, क्या उसके आइडियाज़ हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स, उनको हम कहते हैं, जिन्होंने बनाया था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था जब उन्होंने संविधान बनाया था, क्या सोच रहे थे वो अपने देश के बारे में। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारा प्रियम्बल कहता है। प्रियम्बल में आइडियाज़ हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं कि डेमोक्रेटिक होगा, सेक्युलर बाद में जोड़ा गया है इसके अंदर, सेक्युलर देश होगा हमारा। एंड बहुत सारे इसके अंदर वर्ड दिखाए गए हैं, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, लोगों को ये सब चीज़ें दी जाएंगी देश के अंदर, ये चीज़ इस्टेब्लिश की जाएगी यहाँ पर। अब जो यहाँ पे साइलेंट फीचर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो डायरेक्ट भी हैं, इनडायरेक्ट भी यहाँ से हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रियम्बल से इक्वालिटी भी अगर हम देखें तो ये भी एक साइलेंट फीचर है यहाँ पर। गवर्नमेंट की जो फॉर्म है डेमोक्रेटिक होना, ये भी एक साइलेंट फीचर है यहाँ पर। देन अब हम शुरुआत कर रहे हैं, एक चीज़ और है यहाँ पर जो बात करने वाली है, कि जो अक्सर जो क्रिटिसिज्म किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस बेस पे होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर बोरो किया गया है, यानी कि लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। कैसे? कि कहीं पर किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पार्ट अच्छा लगा तो उसको ले लिया, मगर बोरो तो हमने करा है, मगर उसको इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो कंडीशन थी और जो हैं आज के टाइम में, उसके साथ उसको मोल्ड किया गया, यहाँ पर उसको चेंज किया गया। क्योंकि यहाँ पर इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वास्टनेस, स्टेट, देश बहुत बड़ा है, 7वां देश दुनिया का सबसे बड़ा देश होता है। तो यहाँ पर जो बात क्रिटिसिज्म किया जाता है इसका, वो भी पूरी तरह से यहाँ पर सही नहीं है कि हमने बोरो करा है सब कुछ। तो बोरो तो करा है, मगर उसमें हमने चेंजेस करे हैं अपने देश की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो दोस्तों, आप वीडियो सही लग रही हो, आपको फ़ायदेमंद लग रहा है यहाँ तक, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब तो पहला हम यहाँ पे जानने वाले हैं अपना साइलेंट फीचर क्या है यहाँ पर। लेंथिएस्ट रिटन
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखा हुआ, सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। यहाँ पर इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे प्रोविजंस किसी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी नहीं है। यहाँ पर इवन जो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल जो हम कहते हैं देश है, यूएस है, जिसको खुद एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास है, उसके अंदर भी सिर्फ 7-8 आर्टिकल ही देखने को मिलेंगे आपको। वजह क्या है कि वहाँ पर जो स्टेट है उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो फेडरल स्टेट पूरा बनाया जाता है, मतलब यूएस जो कहलाता है पूरा, उसके अलग अलग वहाँ पर कानून अलग अलग बने हुए प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो प्रेसिडेंट के पास पावर रह जाती है वो कम रह जाती है, मतलब कम काम उसके पास रहते हैं, पावरफुल ज़्यादा फिर भी वो होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 2 टाइप के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप पढ़ते ही हमेशा। एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। रिटन का मतलब यहाँ पर होता है कि जो सारे प्रोविजंस हैं, कानून जो बनाया हमने, आर्टिकल्स बनाए, शेड्यूल्स बनाए, जो इसमें हमने हिस्से बांटा कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको लिखकर हमने एक बुक के फॉर्म में बना दिया। हमने उसको क्या कर दिया है कि बुक बना दी उसकी पूरी तरह से, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बुक है। वहीं पर जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर जो रिटन का एग्जांपल जो है वो अमेरिकन है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका एग्जांपल है। जो अनरिटन का जो एग्जांपल है वो यहाँ पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे? हालांकि जो ब्रिटिश हम कह रहे हैं कि यहाँ पे संविधान नहीं है वहाँ पर, तो फिर जो गवर्नमेंट है, रूल्स रेगुलेशन वहाँ पर क्या चल रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन वहाँ पर भी हैं, मगर वहाँ पर जो डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो इस तरह से नहीं हुई है। वहाँ पर क्या है, जैसे कंडीशन बनी, ज़रूरत पड़ी, पार्लियामेंट के अंदर हमें एक्ट पास कर दिया गया, वहाँ पर आर्टिकल बना दिया गया, वहाँ पर कानून पेश हो गया, हाथ के हाथ उसको लागू कर दिया गया। तो मगर वहाँ पर क्या हुआ, वो एक बुक की फॉर्म में क्या है वो नहीं आ पाया वहाँ पर। मतलब जैसे जैसे कंडीशन पड़ी, नीड पड़ी तो बना डाला उसको, ये नहीं करा कि पैसे बना के तय कर डालते कि ऐसे ऐसे काम होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। वजह क्या है इसके पीछे में, वजह क्या है, वही यहीं से हम देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गवर्नमेंट चलती है, डे बाय डे जो काम होता है गवर्नमेंट का, उसको डिफ़ाइन किया गया है। स्टेट को कैसे रेगुलेट करना है उसको डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ तक कि जो लोगों की लाइफ है, उसके जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो उनको नहीं मिलते तो उसको भी डिफ़ाइन किया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर करना है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, गवर्नमेंट कैसे कार्रवाई करेगी। जो एमरजेंसीज़ की पावर हैं वो डिफ़ाइन की गई हैं। यहाँ पर गवर्नर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिटेल में समझाया गया था। इस वजह से ये लेंथीएस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एलिबरेट है और डिटेल डॉक्यूमेंट है, जो दुनिया का पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हर चीज़ को डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं रिटन उनका, इसके बारे में मैंने आगे लिखा है। हाँ ठीक है, बताता हूँ मैं भी आगे। अब दूसरे उसके रीजन, पहला रीज़न जो उसका ये हो गया कि यहाँ पर डिटेल डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। अब डिटेल डॉक्यूमेंट के बारे में कैसे इसको हम बांटते हैं कैटेगरीज के अंदर, फैक्टर्स को कैसे बांटते हैं। एक आता है जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, फिजिकली, वो फिलोसफिकली। यहाँ पर पॉलिटिकल में क्या है, यहाँ पर द वास्टनेस, ही या हो गया है सॉरी मेरे से, तो ये है द वास्टनेस ऑफ कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। इस वजह से क्या है कि जोग्राफिकली वास्टनेस क्यों हो गई, देखिए इंडिया में कई ट्राइब्स हैं अलग अलग, एससी है, एसटी हैं, ओबीसीज हैं। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग सिचुएशन है पॉलिटिकल, तो उसके हिसाब से उस स्टेट के लिए अलग कानून बनाया गया है वहाँ पर। जैसे कि हम देखें जो 7 सिस्टर हम बोलते हैं, जो ईस्ट इंडिया के, जिसको हम बोलते हैं सॉरी, जो ईस्ट इंडिया कहलाता है यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे कि आप जो आर्मी है उसके लिए रूल अलग हैं बिल्कुल, वहाँ पर पुलिस के लिए रूल भी अलग तरह के वहाँ पर है। जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पहले, अभी अलग तरह, कुछ टाइम पहले भी वहाँ पर बिल्कुल ही स्पेशल स्टेटस था, तो वहाँ का रूल बिल्कुल अलग है। और इंडिया के अंदर क्या डाइवर्सिटी है, तो कहीं पर 70 सीटें, तो कहीं पर जो एक स्टेट उसके पास सिर्फ 1 सीट है। तो ये प्रोविजन से आबादी के हिसाब से बांटा गया है। तो क्या देखते हैं हम कि जोग्राफिकली वास्टनेस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजंस ऐड हुए अपने आप।
फिर आता है यहाँ पर हिस्टोरिकल यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर एक्ट था। इसके अप्रॉक्सीमेटली 250 जो प्रोविजंस थे उसको अडॉप्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज इट इज, जैसे वहाँ पर थे। दूसरी एक वजह इसके पीछे क्या होती है, यहाँ पर वजह यहाँ पर दूसरी वजह आती है वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर हम बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है। यहाँ पे क्या है, सेंटर के भी नहीं भी वही है, और जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट ना बोल के भी हम स्ट्रक्चर को लेंगे, सिस्टम बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलेंगे, सेम है यहाँ पर। तो वो सीधी सी बात है, एक किताब के अंदर आएगा, इसलिए लेंथीएस्ट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, फंडामेंटल दिए गए हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, पार्लियामेंट्री होगी, पार्लियामेंट में किसी पास ज़्यादा पावर होगी, बाई कैमरल है यहाँ पर। फिर उसमें क्या देखते हैं कि स्टेट काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेटिव अलग होती है, राज्यसभा है, लोकसभा ही, बाई कैमरल का सिस्टम होता है बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे चुना जाएगा, और जो राष्ट्रपति है वो कैसे चुना जाएगा, उसको हटाएंगे कैसे, उसका इम्पीचमेंट कैसे होगा। ठीक है, बोथ जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल राइट आर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो डायरेक्टिव जो फंडामेंटल राइट्स वो दिए गए हैं इसके अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भी दिए गए हैं इसके अंदर, उसमें जो राइट इंसान के नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आता है, ये लेंथीएस्ट हो जाता है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। देन आता है हमारा सेकेंड जो फीचर है यहाँ पर, वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बोरो किया है बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, मगर जो सबसे बड़ा हमने यहाँ पे जो अडॉप्ट किया है ये 1935 है, सॉरी है। ठीक है, हमने बोरो किया है हर देखिए क्वेश्चन, मगर सबसे जो हमने पार्ट लिया है इसके अंदर वो लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अप्रॉक्सीमेटली हमने 250 जो प्रोविजंस हैं वो इसके अंदर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, आज के टाइम में 400 के करीबन यहाँ पे कुछ बनते हैं, और अब देखिए 250 तो हमने वहीं से लिए हैं, जो मतलब आधे से भी ज़्यादा प्रोविजन हमारे वहाँ से लिए गए हैं यहाँ पर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर काम चल रहा था यहाँ पर, तो उसमें वो प्राउडली कहते हैं इस बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि जो दुनिया के अंदर जितने जाने माने कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनको हमने पढ़ा है, समझा है, जाना है, फिर उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, इंडिया के लिए यहाँ पर तो क्रिटिसिज्म किया गया इसके अंदर इस बारे में कि हम तो बाहर से ले रहे हैं, हम क्यों नहीं बना रहे अपना। तो इस बारे में क्या कहा गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम जो आर्टिकल या प्रोविज़न जो बाहर के ले रहे हैं उनको इंडिया की स्ट्रक्चरल फिलोसफिकल पार्ट और 3 पार्ट बांटा गया है कि इनके बेसिस के ऊपर हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं यहाँ पर, कि जो इंडिया का जो सिस्टम है उसके हिसाब से ढाल के चलाएंगे उसको हम। ठीक है, वो कैसे यहाँ पर आता है, 3 पार्ट है यहाँ पर, स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो फिलोसफिकल पार्ट है, और जो है जो पॉलिटिकल पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट हो जाते हैं। तो हमने ये कहाँ से लिया है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारा ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसी होगी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है यहाँ पर, देन बाई कैमरल है यहाँ पर, जो लेजिस्लेचर है वहीं से निकल कर आती है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कैबिनेट बोलते हैं, मंत्रालय इसको बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद जिसको हम बोलते हैं, सॉरी। देन फिर बात आती है यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे चुना जाएगा यहाँ पर, मतलब जो एमपीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर कैसे उनमें से आएगा, स्टेट के अंदर स्टेट काउंसिल होगी, किस स्टेट में नहीं होगी। और यूनियन टेरिटरी है इंडिया के दिल्ली के अंदर, फिर भी यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे लेजिस्लेचर है यहाँ पर, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है मगर फिर भी यहाँ पर है। देन आप देखेंगे कि इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म है, मगर जो यूनिटरी बाइस है इसके अंदर पाए जाते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव अपने मतलब जो काम करने का जो ध्यान रखने वाला होता है इंसान, जिसको हम गवर्नर बोलते हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रही है स्टेट में उसकी निगाह रखता है उस चीज़ के ऊपर और पास करता है कई बार कानून को वो। तो ये क्या है, वो क्या होता है कि भाई ये चीज़ हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फिर आता है हमारा यहाँ पर फिलोसफिकल पार्ट, जिसमें हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हमने आयरिश और अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है। जो राइट्स हैं हमने यहाँ से लिए हैं, डीपीएस पे हमने लिए हैं आयरिश से।
पॉलिटिकल क्या है यहाँ पे, कैबिनेट पार्लियामेंट सिस्टम, ये हमने लिया है ब्रिटिश से कि पार्लियामेंट इंडिया के अंदर होगा। देन एक यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया गया कि जो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया के अंदर क्यों नहीं ले रहा है। तो इसमें जब बहस चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तो वहाँ पर ये बात निकल कर आई कि हमें आदत पड़ चुकी है पार्लियामेंट्री सिस्टम की। स्टेट में गवर्नमेंट अलग है, सेंटर में गवर्नमेंट हमारे पास चली आ रही है पहले से ऐसी। तो अगर हम चेंजेस करेंगे तो लोग इसको शायद समझ ना पाएँ सही से इसका इस्तेमाल ना कर पाएँ, तो पार्लियामेंट्री बेहतर है यहाँ पर। देन दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई कि इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक पर्सन नहीं कर सकता यहाँ पर, जो कि प्रेसिडेंट होगा वो नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्तेमाल किया जाए, जहाँ पे लोग चुनाव के जरिए से चुनेंगे अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को। जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर, आप जानते हैं जो एमपी है अपने इलाके में काम करता है तो अपनी कंडीशन के हिसाब से वो काम कर लेगा, इसलिए ये चुना गया सिस्टम यहाँ पर। देन यहाँ पर आता है थर्ड फीचर, ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, सख्त है, उसमें अमेंडमेंट करना मुश्किल है, और फ्लेक्सिबल भी है यहाँ पर। तो दुनिया के अंदर दो टाइप्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। जो अमेरिका है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है, वहाँ पर क्या है कि रिजिड है बहुत ज़्यादा। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का जो है उसमें चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर आज भी 7 से 8 चेंजेस बाद मतलब अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, इसके अलावा वहाँ पर हो ही नहीं पाए। क्यों कि इसमें क्या चाहिए, स्पेशल प्रोसीजर चलता है इसके बारे में बिल्कुल, कि जो सारे स्टेट हैं वो भी हामी भरें इसके ऊपर, या फिर कम से कम 30% 31% जो स्टेट होंगे वो हामी भरें, वो भरते ही नहीं, कभी ऐसा करते ही नहीं वहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर फ्लेक्सिबल, ये हमने कहाँ से लिया है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, कि जैसे कि वहाँ पे अमेंडमेंट मतलब क्या है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर कानून तो वहाँ पर है, बदलते कैसे हैं वहाँ पर, जैसे नॉर्मल तो बदल जाते हैं, अमेंडमेंट जाता है बिल्कुल नॉर्मली। तो इंडिया में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, साथ में फ्लेक्सिबल भी है। जैसे कि हम देखते हैं आर्टिकल 368 बताता है कि मेजॉरिटी के अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसमें कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो स्टेट की जो काउंसिल होती है, लेजिस्लेचर होती है, वहाँ से उसको पास किया जाना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हमने देखी यहाँ पर, 3 पार्ट हमारे अंदर आ जाते हैं कि हम ये चीज़ें वहाँ से निकल के आ जाती हैं यहाँ पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मे बी कॉल्ड रिजिड और फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ द अमेंडिंग प्रोसीजर। क्या अमेंडिंग प्रोसीजर हमारे यहाँ पर है उसके आधार पे हम उसको डिफाइन करते, मैंने समझा दिया आपको इस बारे में, ठीक है। देन आता है यहाँ पर फोर्थ फीचर कौन सा है यहाँ पर, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। सबसे ख़ास चीज़ यूनिटरी बाइस है यहाँ पर फेडरल सिस्टम के होते हुए भी। कैसे, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिश करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, मगर साथ में इंडिया के अंदर यूनिटी कायम रहे। इंडिया से जो पहले हो चुका पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बना, वो ऐसी कंडीशन दोबारा से हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ यहाँ पर क्या है, जो पावर है वो थोड़ी ढलाव ज़्यादा है उस तरफ, मतलब ज़्यादा पावर सेंट्रल के पास है यहाँ पर। जो कंटेन है यहाँ पे, इट कंटेन ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन। जो फेडरल सिस्टम के अंदर जो यहाँ पे फीचर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। 2 गवर्नमेंट्स हैं, डिवीजन ऑफ पावर है, यहाँ पे हम कह रहे हैं ना स्टेट के पास अलग पावर है, जो सेंटर के पास अलग पावर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी भी है उसकी, रिजिडी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट भी है और बाइकैमरलिज्म भी यहाँ पर है। मतलब क्या है कि सारा का सारा सिस्टम ऐसा है कि वो जो हम फेडरेशन कह सकते हैं बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पर प्रोविजंस भी किए गए हैं जो यूनिटरी सिस्टम को दिखाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का होना, गवर्नर अपॉइंट करना थ्रू सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस जैसे IPS IAS जिसको हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आर्टिकल 1 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डिस्क्राइब करता है कि इंडिया क्या है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि जो यूनियन है उसके अंदर स्टेट है। स्टेट से यूनियन नहीं बनी, यूनियन से स्टेट बना है, ये बात की जाती है, इस तरह से बात को कहा गया है यहाँ पर। यानी कि जो इंडियन फेडरेशन है
वो जो स्टेट है उन्होंने एग्रीमेंट नहीं करा बनाने के लिए, जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुआ। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में यूनियन थी, यूनियन को फिर हमने स्टेट के अंदर बांटा है यहाँ पर, यानी कि होल्डिंग टुगेदर वाला हिसाब है यहाँ पर। एंड इसी आर्टिकल में कहा गया है कि किसी स्टेट के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो इस फेडरेशन से बाहर निकल जाए। जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है उसके पास जो सारे स्टेट हैं उनके पास ऐसी पावर है। और आप जानते होंगे जब सिविल वॉर हुआ था अमेरिका के अंदर, ऐसा हो भी गया था वहाँ पर। हालांकि बाद में जब वॉर में वो हार जाते हैं दूसरी पार्टी जो है, तो जो सुप्रीम कोर्ट वो कहती है कि नहीं नहीं इस तरह से कहा गया है तो ऐसा मतलब इसका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो करती है कि भैया टुकड़े ना हो जाए देश के, उनका ये काम है अपना करना। ठीक है, इस बार में कहते हैं यहाँ पर, कौन कहता है, के.सी. वेयर। वो कहते हैं कि जो फेडरल क्या है यहाँ पर फॉर्म है, मगर यूनिटी जो है वो क्या है, स्पिरिट है हमारे अंदर कि हम मिलजुल के रहते हैं। 5 है यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हमने अडॉप्ट करा है कहाँ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से। ऑप्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वजह बताई थी मैंने आपको कि कोई एक इंसान पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता बिल्कुल भी इंडिया में। तो ज़रूरी क्या है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हों, डिफरेंट उनको यहाँ पर और मतलब इलेक्ट करें उनको, वो पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, वहाँ से वो गवर्नमेंट को बनाएंगे। फिर अब गवर्नमेंट कहाँ से बनती है, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट से चुन के निकलता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, फिर वो अपनी एक बनाता है कैबिनेट, वो काम करती है। मगर जो लॉज वगैरह बनते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही बनते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है, बाइकैमरलिज्म होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस क्या है यहाँ पर, लोकसभा है, अपर हाउस क्या है, राज्यसभा। बट जो राज्यसभा है वो लेस पावरफुल है यहाँ पर। लोकसभा जो है यहाँ पर क्या है, मोर पावरफुल है, क्योंकि डायरेक्ट इसको लोग चुन डालते हैं अभी तक से। आप जानते हैं हम जो एमपीज होते हैं उनको हम डायरेक्ट चुनते हैं, मगर जो राज्यसभा होती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वहाँ चुन के भेजा जाता है उनको। और बाकी जो कुछ तरीके और भी हैं यहाँ पे जो जनता चुन के भेज डालती है आगे, और जो सिस्टम जो चलते हैं वहाँ पर उससे भेजा जाता है उनको, वो एक अलग ऑप्शन है यहाँ पर। मगर क्या है कि जो राज्यसभा है वो परमानेंट तो रहती है मगर पावरफुल कम है यहाँ पर फिर भी वो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। अब जो एग्जीक्यूटिव है, जो मंत्री परिषद हम कैबिनेट बोलते हैं, वो निकलती है लेजिस्लेचर से। एमपी से बनते हैं मंत्री, आप जानते होंगे। तो मंत्री जवाबदेही किसकी नहीं हो जाते हैं, जो एमपी का जो डिपार्टमेंट मतलब होगी तरह से, मतलब पार्लियामेंट जिसको हम लेजिस्लेचर बोलेंगे, उनके लिए जवाबदेह हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। इसको हम प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोलते हैं और कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हम कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यही चीज़ जो यहाँ पर है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो स्टेट के अंदर भी है, स्टेट की लेजिस्लेचर भी है, स्टेट की काउंसिल भी है यहाँ पर। कुछ स्टेट के अंदर नहीं है, बाकी में ज़्यादातर में है ही यहाँ पर ये। ठीक है, अब इंडिया के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके अंदर कौन से फीचर्स पाए जाते हैं ये देखते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, रियल भी है यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है बच्चा ब्रांच है यहाँ पर, और नॉमिनल भी है। कैसे, रियल कौन है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास असल पावर है यहाँ पर, उसके जो कैबिनेट उसके पास अलग असल पावर होती है। अब नॉमिनल कौन है यहाँ पर, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या है, वो सिर्फ चुना हुआ इंसान है जो काम करता है, जो प्रधानमंत्री है उसके मंत्री बची जाती है उसकी सलाह पर काम करता है, इस तरह दिखाया गया है। हालांकि जो प्रधानमंत्री काम करता है उस पर साइन नहीं करना होता है प्रति को, यहाँ पर वो कैंसिल भी कर सकता है कुछ टाइम के लिए, मगर उसको आखिरकार बात को मानना पड़ता है। मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, मतलब क्या है कि जो देश की जो मेजॉरिटी चाह रही है, जो ज़्यादा पावर चाह रही है, वो चीज़ यहाँ पर होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, जो एग्जीक्यूटिव होती है किसके लिए, जो लेजिस्लेचर की होती है। और जो लेजिस्लेचर है, जो एमपी होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर किन के लिए, हम कहेंगे सिटीज़न के लिए। जो सिटीजन हैं उनकी बात को इन्हें मानना पड़ेगा, जवाबदेही होती है। और ड्यूअल मेंबरशिप भी होती है इसके अंदर, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। बाइक के अंदर ये फीचर होता है, वही चीज़ के अंदर भी पाया जाता है यहाँ पर।
अब आता है यहाँ पे क्या है कि भाई आखिर क्या चलेगी इसमें, एक मिनट। द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन द लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली। इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट सॉवरेन बॉडी लाइक अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इंडियन जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जवाबदेही एक दूसरे के ऊपर है, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर होती है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये तो हो गया, ठीक है। अब आता है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सिंथेसिस एंड जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है यहाँ पे वो बात करते हैं यहाँ पे। द डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अभी ये कहा हमने कि वो पार्लियामेंट आज़ाद भी नहीं है मगर आज़ाद भी है। देखें ना, आपने कॉन्ट्रडिक्शन पाया जा रहा है एकदम से, बिल्कुल एक बात के अंदर ही। कैसे है यहाँ पर कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो काम कर सकती है अपने आसानी से, और इंडियन जो पार्लियामेंट है वो भी यहाँ पर काम कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हर बात पे वो टोक नहीं सकती, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा, कहाँ से निकल कर आता है ये बात, ये निकल के आती है जब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गोलकनाथ केस, केशव चंद्र भारती केस, नेहरू इंदिरा नेहरू केस, इंदु नेहरा वर्सेस राजनारायण केस जो चला यहाँ पर। तो ये कुछ केसेस हैं, इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर केसेस चले जिसमें सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उसने कोशिश करी जो फंडामेंटल राइट्स उसको डिसॉल्व करे, वो डिसॉल्व करे। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, बाद में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनको चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये देश के लिए ज़रूरी है, ठीक है, मगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। वो क्या होगा इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। मगर अमेरिकन जो कोर्ट है उसमें क्या है कि जहाँ कुछ अमेंडमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट वहाँ की उसको कैंसिल कर सकती है, हालांकि इंडिया में भी ऐसा कर डालती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम में क्या है यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के पास है, इंडिया के पास भी क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट उसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की, मतलब जो अमेंडमेंट सुप्रीम जो पार्लियामेंट ने करा है वो सही है या नहीं है वो चेक करेगी सुप्रीम कोर्ट, कर सकती है, उसके पास पावर है यहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। जो अमेरिका है उसका भी सिस्टम यहाँ पर काफ़ी हद तक है कि जो पार्लियामेंट है वो आज़ाद भी है अपने आप में, अपना काम कर सकती है, हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट जो दखलंदाजी नहीं करेगी, मगर उसके पास पावर भी है। ये कहाँ से आ गई, जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है वहीं से हमने इसको अडॉप्ट कर लिया यहाँ पर। तो देखिए अब क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों प्रिंसिपल साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पर। क्या है कि पार्लियामेंट की सोवरेनिटी बनी हुई है यहाँ पर, और जो सुप्रीम कोर्ट है तो जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो भी इस्टेब्लिश हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या है जो इंडियन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे क्या है उनकी सोच रही है, किस तरह से उन्होंने बनाया होगा इस चीज़ को, कितना बढ़िया बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द पार्लियामेंट लॉ एंड अनकॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द इट्स जुडिशियल पावर रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार करा भी है, कई बार आप जानते हैं यहाँ पर कि जो ये चेंजेस करे गए तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यहाँ पर, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। पावर भी है कि वो चेंज भी कर सकती है, बहुत सारे पावर जो इससे कोई यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकती, ये हम अलग वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। फिर आता है यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, ये फीचर है, मतलब जो राज होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर राज होगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि रूल बाय लॉ, वो बाय लॉ नॉट बाय मैन। जो सरकार जो कानून बना हुआ है वो यहाँ पे रूल करेगा, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर जो चाहेगा वो यहाँ पर नहीं होगा। जो कानून बने हुए हैं यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या काम होगा, मतलब डेमोक्रेसी यहाँ पर रहेगी, डिक्टेटरशिप यहाँ पर नहीं है, ना मोनार्की है यहाँ पर। अब क्या है कि यहाँ पर सोवरेनिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश होगी, साथ में ये चीज़ भी यहाँ पर रहेगी, मतलब जो गवर्नमेंट होगी अपने काम करने के अंदर वो आज़ाद भी रहेगी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, सोवरेनिटी होती है गवर्नमेंट के पास अपने काम करने के लिए, जो जनता होती है वो भी सोवरेन होती है अपने काम को करने के लिए, मगर ऐसे काम वो नहीं कर सकती जो स्टेट को नुकसान पहुँचाएंगे यहाँ पर, ठीक है। द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ लॉ इज कस्टम which is nothing but the habitual practices and belief of common people over a number of years।
अब हमने कहा कि जो लॉज हैं इसका इंग्रेडिएंट क्या है, यहाँ पे कस्टम्स है, रीति रिवाज है। रीति रिवाज वो रीति रिवाज है जिनको लोग अपनी जो उनकी आदत है हैबिचुअली उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इन द फाइनल एनालिसिस रूल ऑफ लॉ मीन्स द सोवरेंटी ऑफ कॉमन मैन्स कलेक्टिव विजडम। क्या है रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लोगों की इच्छा है यहाँ पर वो है कि वो अपनी जो मर्जी से काम कर सकते हैं, वो इच्छा यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ लॉ मानी गई है इसके अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इनकॉर्पोरेटेड विद दिस प्रिंसिपल इन पार्ट 3 इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ आर्टिकल 14। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपरेट करता है, इनकॉपरेट करता है कहाँ पर, आर्टिकल 13 के साथ करता है यहाँ पर। उसमें आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वालिटी के बारे में कि हर इंसान क्या है कानून के पक्ष में बराबर होगा, उसके जो चाहे वो धर्म कोई सा भी हो, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर लोक अदालत बिठाई जा सकती हैं और फैसला किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। देन आता है यहाँ पर हमारा 8 फीचर्स, यहाँ पर वो क्या है, इंटरग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है यहाँ पर अपने आप में आज़ाद है, ठीक है। इंडिया हैज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, अपने आप में पूरी है वो जुडिशरी और उसकी ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की उसको अपने आप में, और इंडिपेंडेंट भी है यहाँ पर जुडिशरी जो है यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी बहुत ज़्यादा होता है डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स क्या है, नो इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी के ऊपर कहीं भी एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं हो सकता, जो एग्जीक्यूटिव चाहिए वो काम जुडिशरी से नहीं करा सकती, ना जो लेजिस्लेचर चाहिए वो भी नहीं करा सकती यहाँ पे काम, ठीक है। अलग अलग पावर्स दी गई हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, दोनों को। सुप्रीम कोर्ट से पहले अगर आपको हाई कोर्ट भी जाना है फंडामेंटल राइट्स के लिए तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। एंड बाकी अगर हम एक बात जो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना, ये एक बात है कही गई जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कही गई है। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसमें कैसे आप जानते हैं कैसे वो घुसेड़ती हैं अपने जो उनके अपने पक्ष के जो लोग होते हैं, फिर वो वहाँ पे जो हम कहते हैं जस्टिस बन जाते हैं आगे चल के। तो ये एक अलग मुद्दा है यहाँ पर, तो चलता रहता है, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा ऐसा अक्सर। सुप्रीम कोर्ट के अंडर क्या है यहाँ पर, हाई कोर्ट आता है। सबसे ऊपर क्या है, जो सबसे ऊपर खड़ा है पिरामिड के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है यहाँ पर। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आती है यहाँ पर, लोअर कोर्ट जिनको हम बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं इनके अंदर। डिस्ट्रिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट क्या है वो फेडरल कोर्ट है। इसमें क्या हो सकता है कि आप जो स्टेट जो यूनियन गवर्नमेंट है डायरेक्ट उसके खिलाफ केस लड़ सकते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वर्सेस स्टेट के केस जो चलेंगे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर चलेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, इसलिए कहा जाता है यहाँ पर इसको हेड ऑफ द कोर्ट। देन अगर दो स्टेट के हैं, दो शहर में लड़ाई चल रही है आपस के अंदर ज़मीन को लेकर, तो वो भी जो हाई कोर्ट है वहाँ मेंशन हो जाएगी, वहाँ पे जो आम बात लड़ाई चल रही है वो झगड़े वहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। और जो जुडिशरी है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट यहाँ पे रहेगी, जो नेता हैं पॉलिटिशियन से उनके दबाव में ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। देन आता है यहाँ पर हमारा 9th फीचर, वो है फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में दिए गए हैं यहाँ पर, और ये 6 गारंटी के राइट्स हैं, मतलब गारंटी जो मिलती है 6 राइट्स की मिलती है हमें। इक्वालिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस करने की आज़ादी है हमें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ हैं यहाँ पर, इसमें 4 राइट्स दिए गए हैं। फिर आपने जो प्रीच करने की आज़ादी है, जो अपनी एजुकेशन है उसकी आज़ादी है, धर्म की एजुकेशन पाने की, तो ये फंडामेंटल्स यहाँ पे दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पे पहले और दो यहाँ पर 7th राइट थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, उसके बाद में हटा दिया गया यहाँ पर अमेंडमेंट करके 42nd के ज़रिए से। तो ये सबसे ख़ास है, इसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल, कि ये रूह है, अगर ये ना हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब रूह नहीं है जिसम में तो उसमें जान ही नहीं रहेगी, तो किस काम का वो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि ये प्रमोट करता है यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। देन जो लोगों की आज़ादी है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस है, उसको ये प्रोवाइड करता है यहाँ पर, यानी कि आपको अपने समाज के अंदर बराबरी मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपको जो जॉब दूसरे को मिलेगी जॉब आपको भी मिल सकती है यहाँ पर, ये चीज़ भी यहाँ पर रहेगी।
ठीक है। इकोनॉमिक में भी वही चीज़ है यहाँ पर। जो पॉलिटिकल में क्या है कि आप बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड यू कैन चूज़ योर रिप्रेजेंटेटिव, अपना आप ही आप चुनाव लड़ सकते भी हैं और चुनाव में किसी को वोट भी दे सकते हैं। तो ये जस्टिस का हिस्सा है, इक्वालिटी का हिस्सा भी यहाँ पर है और पॉलिटिकल का भी हिस्सा यहाँ पर, ये फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। इफ़ यहाँ क्या होता है कि ये जस्टिसेबल है, इफ़ दिस इज़ वायलेटेड बाय एनीवन यू कैन गो टू कोर्ट। ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई इनको छीनने की कोशिश करता है, चाहे आपसे वो गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, वो भी हो, चाहे कोई भी हो, आपके खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई करता है जिससे आपके ये राइट जो हैं छीनते हैं, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जाके इसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, वहाँ जाकर भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमने जो है 9 साइलेंट फीचर देखे हैं, यहाँ पर मेजर फीचर्स देख लिए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इस वीडियो को हम यहीं पर अपना एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी जाएगी तो आपको पढ़ने में भी वो ज़्यादा बोर हो जाएगा। बाकी ये है कि मैं खुद थक चुका हूँ, मैं कैसे बताऊँगा तो सर आपको। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।